नमस्कार मिस्टर जे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। देखिए तमाम बड़ी खबरें, शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। राजस्थान सरकार और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बीच हुआ समझौता। सीएम भजनलाल बोले स्वच्छ ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे का नितिन गडकरी ने किया निरीक्षण। बेहतर सड़क नेटवर्क से विकास और व्यापार को मिलेगी रफ्तार। जन सुनवाई में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को त्वरित समाधान के दिए निर्देश। यूसीसी और जन मुद्दों पर डोटासरा ने सरकार को घेरा। बोले जनता को चाहिए रोजगार, बिजली और बेहतर सुविधाएं। जयपुर में नर्सिंग कर्मी के सुसाइड के बाद गर्भवती पत्नी ने पिया जहर। अस्पताल पहुंचे टीकाराम जूली। संवेद कर्मियों के मुद्दों पर सरकार को घेरा। इसी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान की बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बता दें, जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में राजस्थान सरकार और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बीच स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ये साझेदारी राजस्थान को हरित विकास, वैश्विक निवेश और आधुनिक तकनीक के नए अवसरों से जोड़ेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस समझौते से स्वच्छ ऊर्जा, स्वतंत्र विकास और आत्मनिर्भर राजस्थान के लक्ष्य को नई मजबूती मिलेगी, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर और सुरक्षित भविष्य तैयार होगा। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण हिस्सों का निरीक्षण कर रहे हैं। बता दें, इसी क्रम में उन्होंने राजस्थान के राजगढ़ में वडोदरा, मुंबई और राजस्थान को जोड़ने वाली सड़क परियोजनाओं और कनेक्टिविटी की समीक्षा की है। गडकरी ने अधिकारियों के साथ निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा भी लिया। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेहतर सड़क नेटवर्क से ही सफर आसान होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। वहीं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने अपने सरकारी आवास पर जन सुनवाई कर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों की समस्याएं सुनी है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से मामलों पर विस्तार से चर्चाएं की और जल्द व प्रभावी समाधान के निर्देश भी दे दिए हैं। डॉक्टर बैरवा ने यह भी कहा कि जनता का विश्वास बनाए रखना और उनकी समस्याओं का समय पर समाधान करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वहीं जयपुर में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस वार्ता कर आपको बता दें, यूसीसी, राम मंदिर और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि यूसीसी को लेकर चलाया जा रहा जन सुनवाई अभियान जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। डोटासरा ने यह भी कहा कि प्रदेश और देश के लोग बिजली, पानी, सड़क और रोजगार, चिकित्सा, फसल और बीमा, मुआवजे जैसे सवालों का जवाब चाहते हैं। सरकार की तरफ से एक जन सुनवाई कार्यक्रम संभाग स्तरीय चल रहा है। जब हमने वो चिट्ठी देखी और राजनीतिक दलों को जब चिट्ठी प्राप्त हुई तो हमने पता लगाया कि भारत सरकार से एक चिट्ठी आई है। राजस्थान सरकार को इस चिट्ठी की पालना करनी है और वो इसलिए करनी है कि वापिस धार्मिक उन्माद फैले, हिंदू मुस्लिम हो, लोग जो देश के और प्रदेश के लोगों के जो मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उन पे वो ध्यान केंद्रित नहीं कर सकें, उनका सवाल जवाब सरकार से नहीं कर सकें। और लोकसभा सत्र भी आने वाला है, विधानसभा सत्र भी आने वाला है, मानसून सत्र, तो उसमें प्रदेश के लोग, देश के लोग बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, रोजगार, मुआवजा, फसल बीमा, इन पे कोई सवाल नहीं कर सके, इसलिए इस तरीके का एक सुगुपा छोड़ा गया। हम लोग कई सालों से ये सुन रहे हैं कि सरकार यूसीसी लेकर के आ रही है, समान नागरिक संहिता 2026 के नाम से चर्चाएं करवा रहे हैं। इसकी जो कमेटी बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा,
वहीं जयपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार सभी वर्गों से सुझाव लेकर ऐसा कानून बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है जो सबके लिए समान और न्याय संगत हो। राठौड़ ने यह भी कहा कि कांग्रेस को भी सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया है। खैर, कांग्रेस आलोचना करेगी, वो विपक्ष में है और विपक्ष तो आलोचना करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक वो ये बात कर रहे हैं, देखिए हमने आज तक जितने भी जिन प्रांतों ने यूसीसी लागू किया है उनका ड्राफ्ट हमने मंगवाया है और उसमें क्या संशोधन करना, क्या जोड़ना, क्या वर्तमान राजस्थान की परिस्थितियों को ध्यान में रख करके जातिगत और सभी संस्थागत धार्मिक आधार पर क्या परिवर्तन करना चाहिए, वो सब के सुझाव ले रहे हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उसको भी सुझाव देने के लिए हमने आमंत्रित किया, वो भी सुझाव दे। वो भी यदि उनके कोई बुद्धि कौशल के आधार पर कोई उनके दिमाग में है तो सुझाव दे। अभी उनका अध्ययन नहीं है और यूं ही केवल आलोचना करना है तो अलग बात है कि भाई क्यों ले रहे हो, क्यों कर रहे हो। यदि एक कानून सबके लिए बनाया जा सके तो भेदभाव रहित होगा। जो मुझे सुविधा मिल रही है वो पड़ोसी को भी मिलना चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है। जो मुझे अवसर मिल रहे हैं वो अवसर सबको मिलना चाहिए। वहीं जयपुर में नर्सिंग कर्मी दीपक खारवाल की आत्महत्या के करीब 25 दिन बाद उनकी 2 माह की गर्भवती पत्नी करिश्मा ने भी कथित तौर पर जहर खा लिया है। गंभीर हालत में उन्हें आपको बता दें MSM अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, जो है आईसीयू में इलाज चल रहा है लगातार। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अस्पताल भी पहुंचे और परिजनों से उन्होंने मुलाकात भी की है। उन्होंने सरकार पर संविदा कर्मियों से जुड़े मुद्दों की अनदेखी का आरोप भी लगाया और ये साफ तौर पर कहा कि कर्मचारियों से समझौते को समय पर लागू किया जाना चाहिए। फिलहाल डॉक्टर करिश्मा की हालत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जहां सरकार का मकसद ये होना चाहिए कि वो जनता का भला करे, जनता के दुख को अपना दुख समझे, उनके हितों की रक्षा करे, उनके लिए काम करे, वो न करके यहाँ राजस्थान में जो एजिटेशन होते हैं उसमें सहमति बनती है। जिन बातों को लेके सहमति बनती है उनको बाद में ये लोग भूल जाते हैं। और हकीकत ये है कि राजस्थान के अंदर तो हालात ये हो गए हैं कि दुर्घटना के अंदर जो लोग मर गए उनके क्लेम तक के पैसे गवर्नमेंट नहीं दे रही है। ये अति है इस सरकार की, संवेदनहीनता है कि किस प्रकार से एक बच्चा जिसने सुसाइड किया, संविदा कर्मी था, उसकी डेथ के बाद में ये तय हुआ उस परिवार को मुआवजा देंगे, उसकी पत्नी को संविदा पे नौकरी देंगे और जो साथी हैं जिनको हटाया जा रहा है उनको नहीं हटाएंगे, उनको वापस नौकरी पे रखा जाएगा। लेकिन आज तकरीबन 1 महीना होने को आया है, इन किसी भी बिंदु पे विचार नहीं किया गया, कोई मदद नहीं की गई। उसकी पत्नी जो है 2 महीने की प्रेग्नेंट है, वो डिप्रेशन के अंदर है, परिवार के आगे खाने के भी लाले पड़े हुए हैं और सरकार वादा करके भूल गई। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में रिश्तों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। सरकारी नौकरी और प्रॉपर्टी हासिल करने की चाहत में एक बेटी ने अपनी ही मां की हत्या की साजिश रची। आरोप है कि उसने अपने ताऊ और चचेरे भाई के साथ मिलकर 7 लाख रुपए की सुपारी दी और स्कॉर्पियो से कुचलकर मां की हत्या करवा दी। इस मामले में अब पुलिस ने 7 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। डीसीपी ईस्ट रंजिता शर्मा ने प्रेस वार्ता कर इसका पूरा खुलासा किया है। एक घटनाक्रम सामने आया जिसमें प्रथम दृष्टया एक स्कॉर्पियो गाड़ी से एक महिला की टक्कर होती है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसमें आगे अनुसंधान हुआ, गहन जांच की, तो ये तथ्य सामने आए कि ये एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना ना होते हुए एक हत्या का मामला है, जिसमें महिला के ही जो निजी परिवार के लोग हैं उन्होंने ही एक षड्यंत्र पूर्वक साजिश करके कुछ लड़कों को पेमेंट पर हायर करके इस महिला की हत्या करने के लिए बाहर से बुलाया। ये जो लड़के थे जिनको अब गिरफ्तार किया गया है, ये लगभग महीने भर से इस रेकी में शामिल थे और घटना के दिन इन्होंने रेकी करी, महिला की जो मूवमेंट थी उनको देखा और उसके बाद में शाम को इस दुर्घटना को कारित किया। मैम, कितना पेमेंट दिया, कौन कौन गिरफ्तार हुए? इसमें अभी तक की तफ्तीश में 7 लाख रुपए की पेमेंट हत्या के लिए दी गई है
और विशेषकर प्रॉपर्टी जो लालच है मुख्यतः ये बिंदु सामने आया है। और दूसरा, इसमें जो नौकरी है महिला की उसको पाने के लिए जो महिला की स्वयं की बेटी है और उसके जो जेठ हैं और जेठ के जो बच्चे हैं उनको इसमें शामिल पाया गया है। तो मैम इसमें आयुषी और उसकी बेटी और बाकी लोग गिरफ्तार हुए? इसमें 7 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक जो आरोपी है वो अभी फरार है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही इसमें जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। सात कौन कौन है? इनके नाम आपको पृथक से जारी कर दिए जाएंगे। इसमें जो महिला की बेटी आयुषी है उसके जेठ मोहन, इसमें जो जेठ का बेटा है उसका नाम है बलराम, साथ में जो चालक था उस गाड़ी का आकाश और उसका साथी अरविंद जो गाड़ी में साथ में बैठा था। साथ में पास में एक मोटरसाइकिल पर रोहित नाम का लड़का था और रेकी जो है वो मोहित नाम के लड़के ने की थी। वहीं राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के हेड और सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर नंदलाल डिसानिया ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। डॉक्टर डिसानिया के दामाद डॉक्टर सुरेश चौधरी भी आपको बता दें एम्स हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन है। शुरुआती जानकारी के अनुसार मंगलवार रात को डॉक्टर डिसानिया के परिवार वाले एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। डॉक्टर घर पर अकेले थे। सुबह जब परिवार के सदस्य लौटे तो आपको बता दें कमरे का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। डॉक्टर डिसानिया कमरे में फंदे से लटके हुए मिले थे। एमएस हॉस्पिटल के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर एंडल डिसानिया साहब को सुबह पहले दीप हॉस्पिटल ले जाया गया था तबीयत ख़राब होने पर, फिर एसएमएस हॉस्पिटल लाया गया जिनको है जो डेथ डिक्लेयर कर दिया गया उनकी। अभी उनका बॉडी मोर्चरी में है और पुलिस के आने के बाद पोस्टमार्टम करके उनके शव को दिया जाएगा। वहीं देश के कई हिस्सों में पैगंबर हजरत मोहम्मद की शान में कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर मुस्लिम समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में आज अजमेर में आपको बता दें मुस्लिम समाज के लोगों ने नाजिया इलाही खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा है। प्रदर्शनकारियों को यह साफ तौर पर आरोप है कि सोशल मीडिया पर की गई कथित टिप्पणियों से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। अब उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर कानून के अनुसार कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल आपको बता दें प्रशासन को ज्ञापन सौंप दिया गया है और आगे की कार्रवाई प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। अजमेर शहर में क्या मुसलमाना ने हिंदुस्तान, मुसलमाना ने अजमेर, तमाम इस वक्त उनमें इतने गुस्से की लहर है इस नाजिया इलाही के लिए, क्योंकि इस बदतमीज औरत ने जब गुस्ताखे रसूल है और गुस्ताखे पेशवाए मजहबी है, इस औरत ने ऐसे ऐसे बयान दिए कि जिससे हमारी जो है अकीदत को बहुत ठेस पहुंची है, समझे ना। तो इस सिलसिले में आज हम अजमेर शरीफ ख्वाजा साहब गरीब नवाज की दरगाह से अंजुमन सैयदादगान के क़यादत में अंजुमन सैयद यादगार की शेखजादा यादगार की क़यादत के अंदर और मुसलमाना ने अजमेर की क़यादत के अंदर हम आए एक प्रतिनिधिमंडल, एक डेलीगेशन एसपी साहब के पास आया है। उनसे हम हमारी जो है तमाम शिकायतें दर्ज कराएंगे, एक मेमोरेंडम देंगे। उसमें हमने लिखा है कि ये इल्मी है आपका नाजिया इलाही है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जी आज जो है हम तमाम मुसलमान अजमेर एक ज्ञापन लेके आए हैं जो नाजिया इलाही ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसके विरोध के अंदर तमाम मुसलमान अजमेर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई, उसके लिए हम ये ज्ञापन लेके आए हैं। मेरा नाम शेखजादा हाजी अजीम मोहम्मद चिश्ती, अध्यक्ष अंजुमन यादगार चिश्तिया शेखजादा खुदाम खाए साहब। कुछ ये नाजिया इलाही जैसे लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए, अपने आप को सेलिब्रिटी या मशहूर करने के लिए अभद्र टिप्पणियाँ कर रही है हमारे पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, कि उनके ऊपर अलग अलग तरीके के गुस्ताखाना बयान दे रही है कि जिससे सिर्फ मुसलमान ही नहीं हर अच्छी फ़िक्र रखने वाला इंसान आहत हो रहा है, जिससे हिंदुस्तान के आईन, दस्तूर, कानून और तमाम जो मामलात हैं वो उससे असरअंदोज़ हो रहे हैं मुसलमानों में, और हर अमन पसंद इंसान में इसको लेकर गम और गुस्सा है, जिसके इजहार के लिए हम चाहते तो बड़ी रैली भी कर सकते थे, लेकिन हमने प्रशासन और इनका अजमेर के वासियों का ख्याल करते हुए सिर्फ एक लेटर पे यहाँ पे हमने प्रशासन को अपना ज्ञापन दिया है कि इसके खिलाफ़, और सिर्फ इसके खिलाफ़ नहीं, ऐसी सस्ती शोहरत के भूखों के खिलाफ़ हर तरीके की सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
वहीं अजमेर जीआरपी थाने में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत संपर्क सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आपको बता दें, महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों, योजनाओं और शिकायत निवारण व्यवस्था की जानकारियां भी दी गई हैं। इस दौरान महिला यात्रियों, सीएलजी सदस्यों और महिला सुरक्षा सखियों को आपको बता दें, राजकॉप ऐप, महिला वीर अधिकारी योजना और एसएच ई बॉक्स और पॉक्सो ई बॉक्स जैसी सुविधाओं के बारे में जागरूक भी किया गया। पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा महिला सुरक्षा से संबंधित एक अभियान चलाया जा रहा है, जो 1 जुलाई से शुरू हुआ था। इस अभियान में महिलाओं को उनकी सुरक्षा के संबंध में बताया जा रहा है कि वो कैसे सुरक्षित रह सकती है। वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में नाबालिग बच्ची से जुड़े गंभीर मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस अब तक 18 आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें, अधिकारियों के मुताबिक जांच अंतिम चरण में भी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ और गिरफ्तारियां हो भी सकती हैं। अभी इस घटना के बाद इलाके में लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और न्याय की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन शहर शहर हो रहे हैं। पुलिस का यह भी कहना रहा कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस घटना के बाद से श्रीगंगानगर में लगातार लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इधर-उधर घूम रहे हैं और जो मोदी जी विदेश यात्रा कर रहे हैं तो वो थोड़ा होश में आए और ये पर्ची सरकार को थोड़ा सा ज्ञान हो। जो मंदबुद्धि के तरीके से बैठे हुए हैं, न सरकार के कोई काम कर रहे हैं, सिर्फ फीता काटने के अलावा हमारे यहाँ कोई भी काम नहीं हो रहा। जो गंगानगर की 13 वर्षीय जो लड़की है, उसके साथ अलग अलग होटलों में, पहले तो उसको रिक्शे में वो स्कूल जाती है, बाजार जाती है, उसके बाद वो स्कूल जाती है, उसको ले जाकर अलग अलग होटलों में अलग अलग लोग, और इसमें प्रशासन भी पूरी तरह, आप उसका बयान देखिए, ये 13 वर्ष की लड़की कितनी सी होती है, उसके ऊपर उसकी चीखें लोगों को सुनाई दी थी। होटल के साथ, पूरे कर्मचारी के साथ, वहाँ का जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, होटलों का पूरा स्टाफ जाकर उसके साथ बलात्कार करता है। उसकी चीखें, उनके घरों में क्या माँ बहनें नहीं, अपने घरों में भी एक बार माँ बहनों को देखकर देखिए कि उसकी चीखें इनको सुनाई नहीं थी। वो पूरी हॉस्पिटल में तड़फड़ा रही है। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं और भजनलाल सरकार से, पर्ची सरकार से ये मांग करते हैं कि तुरंत के तुरंत जो 32 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया, उनको फांसी की सजा। वहीं जयपुर में नगर निगम की सतर्कता शाखा ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। आयुक्त ओम कसेरा के आपको बता दें निर्देश पर टीम ने शहर के कई इलाकों में कार्रवाई करते हुए अस्थायी कब्जे हटाए और 5 कैंटर सामान जब्त भी कर दिया है। साथ ही आपको बता दें, अभियान पहले मिली शिकायतों के आधार पर चलाया गया। नगर निगम ने साफ तौर पर कहा कि सार्वजनिक सड़कों और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पीछे मदर पावरों से और यहाँ पे ये रोड है, इसी के यहाँ पे केबिन है हमारी, और पिछले कई सालों से हम लोग यहाँ पे रहकर अपना काम धंधे से हमारे परिवार का गुजारा बसारा सब करते, लेकिन प्रशासन ने अभी अतिक्रमण तोड़ने के लिए हमारे को कोई नोटिस नहीं दिया, कोई सूचना पहले नहीं दी गई, कोई अग्रिम सूचना नहीं दी गई और बस केवल तोड़ने के लिए आ गए। कोई हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया प्रशासन की तरफ से। प्रशासन को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कोई गरीब इंसान कुछ कमाता है, अपने जीविका यापन करता है या कुछ करता है, तो इनको पहले दिक्कत आती है। कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई सूचना नहीं दी गई, कोई कुछ नहीं दिया गया, डायरेक्ट कार्रवाई पे आए तोड़ने के। वहीं राजस्थान के कोटा में हर साल हजारों छात्र आईआईटी में प्रवेश का सपना लेकर पहुंचते हैं, लेकिन इस बार एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसमें सिर्फ बेटे ने ही नहीं बल्कि उसकी मां ने भी इस संघर्ष को जिया है। बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले आपको बता दें, छात्र गुंजा ने खराब आंखों की रोशनी, गंभीर बीमारी और महीनों की पढ़ाई छूटने जैसी चुनौतियों के बावजूद जेईई एडवांस में सफलता हासिल कर ली है। इस सफर में उनकी मां गुंजा ने जो किया वह हर अभिभावक के लिए अब मिसाल बन गया है। मेरी मम्मी का एंड एलिंग में टीचर्स का काफ़ी रोल रहा है और मेरी आई साइट काफ़ी वीक है बचपन से ही। मैं चश्मे का नंबर -9.5 है एंड क्लासरूम में मेरे टीचर्स ने मेरे लिए फर्स्ट बेंच रिजर्व किया था, लेकिन वहाँ से भी लिखने में काफ़ी दिक्कत आई मेरे को। तो फिर मेरी मम्मी ने काफ़ी हेल्प किया नोट्स बनाने में एंड जर्नी में अक्टूबर में आखिरी के 3 महीने में मैं बीमार पड़ गया, मेरा फेफड़ा फट गया था, तो मेरा लंग्स का ऑपरेशन हुआ एंड 10 दिन का था हॉस्पिटल में एंड 2.5 महीने का बेड रेस्ट मिला, लेकिन उसके कारण मेरी जर्नी काफ़ी पीछे चलेगी जेईई की। आखिरी में मेरी स्टडी हावर्स काफ़ी इंक्रीज हो गए पहले से एंड मम्मी का काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरे नोट्स बनाने में, आखिरी में शॉर्ट नोट्स बनाना, मेरे से क्वेश्चन पूछना एंड फाइनली मैंने आईआईटी क्रैक कर लिया जेईई एडवांस में एंड अभी मैं आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस में बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने जा रहा हूँ।
फिर से कोई शॉर्ट नोट भी बनाना होता था तो सारे हम पीडीएफ बना के देता था तो मैं लेके कभी कभी इसका वीडियो भी देता था तो मैं उसको रोक रोक के मैं पूरा लिखते थे। नहीं है थोड़ा वही कुछ जो सर हैंड राइटिंग को तो वो जो मुझे नहीं समझ में आता था फिर वैसे विशेष में रोक रोक के पूछती थी क्या है तो मुझे बताता था। सर एलन तो बहुत अच्छा है और एलन में आना किसी का सपना था और ये आके अपना सपना पूरा किया, बहुत अच्छा अपने प्रयास से। वहीं हरियाणा में मानसून की पहली मूसलाधार बारिश हुई जिसके चलते गुरुग्राम की रफ्तार एक बार फिर से बंद हो गई है। दिल्ली जयपुर हाईवे NH 48 पर भारी जलभराव हो गया जिससे कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया है। बता दें नरसिंहपुर के पास मुख्य सड़क धंस गई है जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने कई रूटों को डायवर्ट किया। बताते चले यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग अपनाने की भी सभी को सलाह दी। वहीं राजीव चौक से जयपुर की ओर जाने वाले वाहनों को बाई ओर मुड़कर SPR रोड का इस्तेमाल करने के निर्देश अब जारी कर दिए गए हैं। वहीं राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का आपको बता दें पूर्वानुमान जताया। उदयपुर और कोटा मंडल के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जबकि भरतपुर मंडल के जिलों में अगले 48 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावनाएं हैं। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। उदयपुर और कोटा मंडल के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जबकि भरतपुर मंडल के जिलों में अगले 48 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा जयपुर, अजमेर, शेखावाटी और बीकानेर मंडल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ अगले 2 से 3 दिन गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। देखिए, विशेष रूप से उदयपुर, कोटा संभाग के जिलों में अगले 48 घंटों के लिए कहीं कहीं पे भारी और 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा भरतपुर संभाग के जो इलाके हैं, खासकर धौलपुर, करौली और भरतपुर और आसपास के जिले, इनमें भी अगले 48 घंटों के लिए कहीं कहीं पे भारी और कहीं कहीं पे अति भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट है। वहीं जयपुर, इसके अलावा अजमेर, वहीं शेखावाटी क्षेत्र के जिले और बीकानेर संभाग के जिलों में अगले 2-3 दिनों के लिए थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, मेघगर्जन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जुलाई के बाद बारिश का दौर धीरे धीरे कम हो सकता है। 10 जुलाई से अगले 5-7 दिनों के लिए राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। एक बार फिर से साउथ वेस्टर्ली विंड्स प्रभावी होगी, तो ऐसे में भारी बारिश की गतिविधियां 10-11 जुलाई से ही राजस्थान के अधिकांश भागों से समाप्त होगी। केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा। 10 जुलाई के बाद राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसम काफी हद तक शुष्क रहने की संभावना है। केवल कुछ ही जगहों पर हल्की या छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं देश भर में मानसून अब अपने सबसे आक्रामक तेवर दिखा रहा है। कहीं आपको बता दें रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने शहरों को पानी पानी कर दिया तो कहीं पहाड़ों पर भूस्खलन और सड़क बंद होने जैसी घटनाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही हैं। राजधानी दिल्ली में भी पूरी रात बारिश होती रही जिससे कई इलाकों में जल भराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। वहीं भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने यह साफ तौर पर बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान कई राज्यों में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। IMD ने लोगों से मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान देने और खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील भी की है। उसका रीजन ये है कि एक लो प्रेशर एरिया फॉर्मेशन हुआ था बे ऑफ बंगाल से पिछले कुछ दिनों में और स्लोली वो डिप्रेशन में परिवर्तित हुआ और आज की डेट में वो एक बेलमार्क लो प्रेशर एरिया है नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश और एडजॉइनिंग एरिया में। और इसके प्रभाव से क्या है कि जैसे पिछले काफी दिनों से ऑलमोस्ट 4-5 दिनों से महाराष्ट्र या गुजरात में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो रही थी और अगर आप आने वाले दिनों की बात करें हमारा अनुमान है कोंकण मध्य महाराष्ट्र के लिए आज भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो पहले से कम रहेगी। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी वेस्ट मध्य प्रदेश में भी आज और कल के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। और अगर बाकी हिस्सों की बात करें एक अच्छा खासा विंड फ्लो या मॉइस्चर फीडिंग बे ऑफ बंगाल से हो रहा है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के लिए, वहां भी आज हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसके लिए हमारा रेड अलर्ट है। और कल
से वहां भी रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, एनसीआर दिल्ली के लिए आज और कल के लिए ओवरऑल हमारा येलो अलर्ट है, लेकिन अभी नो कास्ट के लिए हमने नॉर्थर्न पार्ट ऑफ एनसीआर दिल्ली के लिए रेड अलर्ट दे रखा है, साउथ में ऑरेंज दे रखा है। जो कुछ घंटे एक्टिविटी चालू रहेगी, उसके बाद हमारा ओवरऑल आज के लिए और कल के लिए येलो अलर्ट है। उसके बाद सब्सिक्वेंट 3-4 दिन हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी एनसीआर दिल्ली में फिर भी रहेगा। ऐसा उसके लिए हमारा अभी ग्रीन अलर्ट ही है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बन रहे हैं मुंसिफ टीवी के साथ। नमस्कार।